नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि किस प्रकार से स्थानांतरण नीति होगी। यह कोई अभी नियम नहीं है बल्कि इस प्रकार से होगी, इसके बारे में ये चीज़ें बताई गई है। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं कि इस नीति में लिखा क्या गया है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और एक एक बात आपके सामने स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। पहला ये जान लीजिए कि इसमें जो है पहला जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या जो सक्षमता पास हो चुके हैं उनके लिए बात हो रही है या सक्षमता नहीं दिए हैं उनके लिए बात हो रही है। तो देखिए, ये तो है गया कि जो सक्षमता पास हो गए हैं उन पर लागू नहीं होती है, जो सक्षमता पास नहीं है उन पर लागू होगी। अब लेकिन पूरी विज्ञप्ति पढ़ने पर ही आपको पता चलेगा कि क्या इसमें अंदर है, तो हम एक एक चीज़ को समझते हैं। लेकिन इसमें यह बात स्पष्ट है कि नीति स्थानीय द्वारा यानी जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक है उन पर यह नियम लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षकों का जो रोग है या दिव्यांगता के आधार पर किस प्रकार से कौन से रोग में छूट होगा और कैसे स्थानांतरण होगा, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले है कि ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत ऐसा होगा और सरकार इसके लिए नियम अलग से जारी करेगी, उसका ऑर्डर अलग से पास करेगी, ठीक है ना। लेकिन रूपरेखा यही तैयार कर दी है। पहला में लिखा हुआ है कि आपके अंदर रोग क्या हो सकता है, और दूसरा में लिखा हुआ है कि उस रोग की श्रेणी क्या है, और श्रेणी के अंतर्गत आप प्रभावित व्यक्ति हैं तो प्रभावित व्यक्ति पर क्या होगा, आवेदन कैसे देंगे, वो हो गया। उसके बाद कहाँ स्थानांतरण किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। पहला रोग के श्रेणी में आता है असाध्य रोग, जो कि जैसे कैंसर हो गया, कर्क रोग, जो असाध्य यानी जिनका इलाज नहीं है। वैसे असाध्य रोगों में स्वयं जो है, जिनको असाध्य रोग हो हुआ है या उसके पति पत्नी या बच्चे हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। विकल्प ये मिलेगा आपको कि आप अपने पंचायत में, नगर निकाय में, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में कहीं भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त होगा कि आपके अपने जो गृह पंचायत है, जिस पंचायत में आपका घर है या जिस नगर निकाय में आप हैं, या आपकी पत्नी का जो नगर निकाय है या जो गृह पंचायत है, या जहां पर वर्तमान स्कूल में आप पदस्थापित हैं, उसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आप चूज कीजिएगा उस पर आपका विचार किया जाएगा, वो मिल सकता है। लेकिन आगे इसमें भी शर्त है कि कैसे मिल सकता है। मान लीजिए कि असाध्य रोग वाले एक ही विद्यालय को बहुत लोग चूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सबको वहां पर मिल ही जाएगा, समझ गए ना। तो इसमें आगे शर्त भी लगाया हुआ है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी है कि गंभीर रुग्णता यानी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि जिसको किडनी की बीमारी हो गया, अन्य डायलिसिस चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हृदय रोग की बीमारी है, जन्मनात हृदय रोग है, सर्जरी हुआ है उनको, या हृदय के प्लांटेशन रिप्लेसमेंट हुआ है, इस प्रकार से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ या पक्षपात ने लकवा मार दिया है, इस स्थिति में स्वयं या पति पत्नी या बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी वही शर्त है। दूसरा है कि लीवर का अगर सिरोसिस हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उस स्थिति में। ये सब हो गया गंभीर बीमारी और असाध्य रोग हुआ। गंभीर बीमारी, असाध्य रोग में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पंचायत में नहीं जा सकते, या आप अपने नगर निकाय में नहीं जा सकते जहां पर आपका घर है, या पति पत्नी का आपका घर है। उसके अलावा दूसरा विकल्प आपको अपने नगर पंचायत, नगर निगम, या आपको अपने प्रखंड स्तर के बगल में ही चुनना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त। अगर किस प्रकार की आप दिव्यांग हैं, मूक बधिर हैं, या अस्थि दिव्यांग है, या मनोविकार है, या बहुविकार है, ये जो ये सेवा काल में आप कभी घटना हो गई है आपके साथ जिसके चलते आपके आंख, पैर, हाथ की दिव्यांगता हो गई है, उस स्थिति में आवेदन दे सकते हैं। या मानसिक दिव्यांगता आपको है, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो गई है आपको, उस स्थिति में
आपका ट्रांसफर किया जाएगा आपकी चॉइस के अनुसार, लेकिन शर्त वही है कि आपको अपने या अपने पत्नी के जो गृह नगर निकाय है या पंचायत है, या उस स्थिति में आपको वहाँ नहीं मिलेगा। आपको प्रखंड में मिल सकता है, प्रखंड में कहीं भी पंचायत, आपका पंचायत छोड़कर कहीं मिल जाएगा, या अनुमंडल में आपको मिल जाएगा, अनुमंडल स्तर पर आप चूज करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पंचायत स्तर पर चूज कीजिएगा, क्योंकि अनुमंडल की बात ही नहीं आती है। आप प्रखंड को चूज किया जाएगा, वहाँ पर जो अपनी पंचायत वहाँ पर जिक्र करना होगा, तो उस पंचायत को छोड़कर बाकी अगल बगल के पंचायत में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जाने में सहूलियत मिलेगी। इस प्रकार से ये दोस्तों क्लियर है। शिक्षक जो है, जैसे विधवा हो गई है या प्रत्यक्ष शिक्षिका यानी जिसको डाइवोर्स मिल चुका है, वैसी शिक्षिकाओं के लिए सभी विधवा हो या डाइवोर्स जो हैं उनके लिए विकल्प जो है नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जो भी चेंज करना चाहते हैं या जिला चेंज करना चाहते हैं वो लोग अपना चेंज करें। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इस नियमावली के तहत अपना, अर्थात जिसको जिला चेंज करना होगा वो अपना जिला भी चेंज कर सकता है, और जिसको नहीं चेंज करना है, जिला के अंतर है तो जिला के अंतर भी अपना वो आवेदन दे सकता है। अब इसमें है कि देखिए, ये तो हो गया विधवा और जो डाइवोर्स ले चुकी है उनके लिए है क्या कि अपने गृह जिला में आपको नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी, आपको अपने गृह पंचायत में या नगर में, या पति के गृह पंचायत या नगर हो, या जहां आपके पति पदस्थापित हैं वहां पर आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो आप चूज या विकल्प देंगी वहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें यह बात है। अब आता है कि महिला शिक्षिका, यानी महिला जो शिक्षिका है जिनके पास किसी प्रकार का कोई न रोग है, न डाइवोर्स उन्हें मिला है, न विधवा है, न किसी प्रकार का कोई उनके पास विकल्प है रोग उग देने के लिए, वो भी महिलाएं जो है अप्लाई कर सकती हैं। उस महिला के अप्लाई करने के, महिला होने के नाते उन्हें वही मिलेगा कि अपना उनका गृह पंचायत नहीं मिलेगा, नगर निकाय नहीं मिलेगा, या पति का गृह पंचायत नगर निकाय में नहीं मिलेगा। जो वो विकल्प चुनेंगी उस विकल्प के अनुसार अपना जिला चेंज करिए, अनुमंडल या प्रखंड या पंचायत चेंज कर सकती हैं। उनका अपना और पति का छोड़कर बाकी वो आवेदन कर सकती हैं। अब इसके है कि शिक्षिका के अगर पति पदस्थापित कहीं हैं वो आवेदन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अब पति के पदस्थापन स्थल पर उनका ट्रांसफर किया जा सकता है जहां उनके पति हैं, अगर वहां पर देना चाहे तो। अब विकल्प में क्या होगा कि, अब विकल्प में है कि स्वयं के गृह पंचायत, यानी अपना पंचायत उन्हें नहीं मिलेगा, पति के गृह पंचायत नहीं मिलेगा, और स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापित जो पंचायत है, मान लीजिए कि आप जिस कार्य में आपके पति जी हैं उसी पंचायत में चाहिएगा आपको, तो वहां पर भी नहीं मिलेगा। उसके अगल बगल या अपना जो गृह पंचायत नगर है उसको छोड़कर आपको आवेदन करना होगा। उसको अगर आप चूज करती हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर महिला आप हैं फिर भी आवेदन नहीं जाती हैं तो वहां पर भी आपको मिलेगा आवेदन करने का अवसर, और पति आपके कहीं सर्विस करते हैं वहां पर। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि पति जहां पर सर्विस करते हैं उस पंचायत या नगर में आपको नहीं मिलने वाला, उसके अगल बगल मिलेगा, या आपका जहां मायका है या पति आपका जहां ससुराल है उस स्थिति में आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर ही आप आवेदन करें। अब आता है कि पुरुष शिक्षक, जो पुरुष शिक्षक है वो भी सभी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार अपने अप्लाई कर सकते हैं। वो जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर अप्लाई करेंगे, वो जिला का भी ट्रांसफर कर सकते, जिला वाइज कर सकते हैं या अपने जिले में भी कर सकते हैं। उनका अपना अनुमंडल नहीं मिलेगा, कोई भी शिक्षक हो उनका अपना अनुमंडल नहीं मिलेगा। अपना अनुमंडल छोड़कर उनको कहीं और चूज करना होगा। तो जो अपने अनुमंडल में है, मेरा सलाह रहेगा कि वो अपने अनुमंडल में बने रहें, वरना आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन हाँ, जो शिक्षक किसी रोग से, जो ऊपर उपयुक्त जितने भी रोग दिखाए गए हैं या जो चीज़ें दिखवाई गई हैं शर्त, अगर उस पर आप पर लागू होता है तो उस स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। वरना जहाँ पर अभी पदस्थापित है, अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या अनुमंडल होम मिला है या पंचायत मिला है, बहुत सारे दोस्तों को मिल चुका है, तो वो अप्लाई न करें, उन्हें लॉस ही होगा। कहीं दूर फेंक देगा तो फिर आप, क्योंकि रेडिस्माइजेशन होने वाला है, तो ये अपना गृह अनुमंडल उन्हें नहीं मिलेगा। आप गृह अनुमंडल के अलावा अगर कहीं और जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिला ट्रांसफर भी इसमें आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता रोगता व संबंधी प्रमाण पत्र मानिए। कोई सिविल सर्जन यानी सरकारी जो डॉक्टर होगा वो एफिडेविट या वो अगर प्रमाणित करेगा
कि नहीं आपको ये बीमारी है, आपने ये प्रमाणित करेगा, तभी इस स्थिति में आपकी जो ट्रांसफ़र की जा सकेगी, वरना आपको मान्यता किसी अन्य के नहीं होगा। वो जांच कमेटी जैसे जैसे जांच कमेटी बैठती है ना, जो चुनाव होता है उसमें, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। उसके अनुसार अगर कुछ भी फर्जी पाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब स्थानांतरण के पदस्थापन का सिद्धांत जो है उसको देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों यानी जो वेतनमान नियमित शिक्षक हैं या स्थानीय निकाय नियुक्त शिक्षक है, सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक है, ये 4 प्रकार के शिक्षक अभी फिलहाल स्कूलों में कार्यरत हैं। ये इसमें कहने का मतलब है। इस बात से आपको ये हो गया कि अभी जो ये नियमावली है, ये नियमावली तीनों पर लागू होगा, यानी जो नियमित शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास कर चुके हैं, उन वो भी शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी ये नियम लागू हुआ। यानी स्थानीय न्याय द्वारा नियुक्त जो शिक्षक हैं उनको वो ये नियम से बाहर रहेंगे। अगर वो एग्जाम देते हैं, सक्षमता पास करते हैं तो नियम में आ जाएंगे। अभी केवल 3 ही के लिए बात की जा रही है। अब कर्णिका 2(1) के अनुसार विभिन्न कार्य शिक्षकों का अनुपातन समेकित रूप से जिला स्तर पर यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः ये अनुपात सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात, ध्यान देने वाला चीज है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि 10, 30, 30, 30 क्या लिखा हुआ है। 10, 30, 30 का ये लिखने का मतलब है कि ऊपर से जो क्रम बनाए हुए हैं, अर्थात तो पहले नियमित शिक्षक, नगर निकाय द्वारा शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, जिस भी विद्यालय में पदस्थापित करना है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 10% उसमें नियमित शिक्षक हो, 30% नियोजित शिक्षक हो, 30% विशिष्ट शिक्षक हो और 30% बीपीएससी शिक्षक हो। इस बात का ध्यान रखा जाए और तब पदस्थापित किया जाए। ये नहीं कि एक ही शैली के अर्थात सारे बीपीएससी शिक्षक ही हो जाए या सारे नियमित शिक्षक या नियोजित शिक्षक हो जाएं, ऐसा किसी भी विद्यालय में होने वाला नहीं है। आपको अगर कोई बीमारी भी है, आप आवेदन दे चुके हैं, फिर भी वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनुपात यही रहे। तो किसी के आवेदन देने से नहीं हो जाएगा, उसको अगल बगल इसीलिए ज़्यादा मात्रा में आवेदन मांगा जा रहा है कि जहां ये चीज़ें बैठेगी, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखा था। देखिए 10% नियमित शिक्षक होंगे उस विद्यालय में, 30% नियोजित शिक्षक होंगे, 30% सक्षमता पास होगा और 30% बीपीएससी शिक्षक हैं। ये सारे कैटेगरी के शिक्षक विद्यालय में मौजूद रहेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। तीसरा कॉलम में कि शिक्षकों का पदस्थापन, यानी जो शिक्षक हैं उनका जो पदस्थापन स्थानांतरण करने का 1 में बड़े अधिमान्यता के आधार पर की जाएगी, यानी इसी आधार पर की जाएगी। किसी विद्यालय में विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। अर्थात देखिए महिला शिक्षकों की हमेशा प्रेफरेंस मिल रही है, यानी जिस भी विद्यालय में है वहां पर अगर पदस्थापित करने की बात आएगी पुरुष और महिला में, तो महिला का 70% रहेगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर 10 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या दिया जाएगा वहां पर, यानी महिला की संख्या हमेशा इसमें दिखाया जा रहा है। प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, यानी एक शहर जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक शहर हो, उसको 1 इकाई माना जाएगा और पूरे शहर में कहीं भी आपकी ट्रांसफर की जा सकती है। शिक्षकों उनको सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा, यानी जो शिक्षक जहां पर पदस्थापित होंगे 5 वर्ष के बाद वहां से उनको ट्रांसफर कहीं और किया जाएगा। इस बात का पालन होगा। सेवा काल में कर्णिका 1 में अंकित रुग्णता, दिव्यांगता यानी इसके अवदान, यानी जो रोग है, जो दिव्यांगता है, 5 वर्ष के बाद अगर उनकी स्थानांतरण की बात आ जाएगी तो वे अपना आवेदन दे सकते हैं कि हम असक्षम हैं, मेरा स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तो इस पर कमेटी विचार करेगी, जबरदस्ती उन्हें स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कर्णिका 1 क्रमांक 1 और 4 में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं रुग्णता दिव्यांगता ग्रसित होकर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 1, 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 2 और 10 इकाई वाले अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिक 3 शिक्षक पदस्थापन के विचार किया जाएगा। इसमें देखिए ये बड़ी बात कही गई है
कि कर्णिका 1 क्रमांक 1 और 4 में जो भी पदस्थापन की बात कही जा रही है उसमें मानक बल दिखाया जाएगा, यानी 10 इकाई से युक्त मानक बल में 2 शिक्षक, विद्यालय में 2 और 10 वाले अधिकृत मानक बल वाले में 3 शिक्षक पदस्थापन विचार किया जाएगा। यानी ये नहीं है कि किसी एक ही विद्यालय में टोटल पदस्थापित शिक्षकों को कर दिया जाएगा, उसमें भी ध्यान रखें। पहला तो हो गया कि 10-30-30-30 के अनुपात देखा जाएगा। दूसरा है कि किसी विद्यालय में हराहर केवल वैकेंसी पदस्थापित नहीं किया जाएगा, उसमें भी 2-3 इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि कितने यूनिट वहां पर मांग है, उस मांग के अनुसार मुख्य 1 या 2 या 3 शिक्षक को ही पदस्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम वृत्त कर्णिका 1 के अनुसार ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE-1 द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे और इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगी, अर्थात पहले जो है इसमें वरीयता की जो बात लिखी गई है वो वरीयता ये नहीं है कि आप शिक्षक वरीय हैं या हेडमास्टर वाली बात इसमें नहीं है। इसमें इस बात का ध्यान रखा है कि पहले जो नियमित शिक्षक हैं अगर वो आवेदन देंगे तो पहले उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा, फिर सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक पर विचार किया जाएगा, तब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक के विचार किया जाएगा। इस बात का दोस्तों जिक्र है, इसमें हेडमास्टर वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या इसमें हेडमास्टर वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रेफरेंस की बात हो जाएगी, नहीं यानी विद्यालय में पदस्थापन की जब बात आ जाएगी तो अगर 4 शिक्षक चूज करेंगे तो सबसे पहले नियमित शिक्षक को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद सक्षमता पास को, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक को दिया जाएगा। वरीयता यानी चूज करने में जिला स्तरीय पर वरीयता पर हो या किसी भी क्रम में शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन के विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। यानी इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि 10 जो विद्यालय चूज करेंगे उन विद्यालय में पदस्थापित करने की बात होगी या उनके जो नजदीकी अनुमंडल हैं, जिला है, वहां पर उन्हें भेजने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबको विदा कर दिया जाएगा, वो जो ऊपर के क्राइटेरिया है पालन करने का उसके अनुसार ही देखा जाए। किसी भी तरह का स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की इकाई जो है सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात आधारभूत संरचना उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे शिक्षकों बीपीएससी शिक्षकों की स्कूल आवंटन की बात की गई थी, ठीक उसी प्रकार ये रेनोवेशन के द्वारा ही होगा, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आगे चलते हम लोग। प्रथम चरण के सभी शिक्षकों स्थानीय निकाय हो को छोड़कर स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मुख्यालय स्तर का मतलब ये नहीं है कि जिला से की जाएगी, ये मुख्यालय स्तर का मतलब है कि आपके पटना सचिवालय के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE-1 या 2 शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बन रहेंगे। यानी जो नियमित शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं, वो उनको अपने मनपसंद का स्कूल मिल चुका है तो उन्हें कहीं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आवेदन नहीं देते हैं तो वो अपने विद्यालय में बन रहेंगे। मेरा सलाह रहेगा तो वैसे शिक्षक जिन्हें अपने मनपसंद मिल गए यानी अपना अनुमंडल में है तो कृपया आवेदन न करें, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ उन्हें होगी। प्रथम चरण में इस स्थानांतरण पदस्थापन करवाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बीपीएससी TRE शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। अर्थात जब पदस्थापन हो जाने के बाद राज्य स्तर पर एक वरीयता की सूची निकलेगी जिस आधार पर उनकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। इसलिए इसमें कोई बात नहीं है कि इसके आधार पर आपकी वरीयता निर्धारित होगी। अगर ऊपर की सभी बातें हैं, पदस्थापन है, इस शिक्षक और छात्र का अनुभव विविध श्रेणी में शिक्षकों के मध्य संतुलित ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा जारी किए जिसका स्वरूप निम्नवत है। अगर देखिए बात है कि अगर भविष्य में अगर इस पर किसी प्रकार की फिर पदस्थापन या ट्रांसफर की नीति आएगी, अभी तो फिलहाल सचिवालय स्तर से मुख्यालय स्तर से की जाएगी, लेकिन अगर भविष्य में फिर अगर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई करने की बात आएगी, उस स्थिति में जिला स्तर पर ट्रांसफर करने की बात आएगी तो उसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे,
यानी एडीएम साहब सदस्य होंगे, शिक्षा पदाधिकारी भी सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति का भी ध्यान रखा जाएगा, एक महिला भी होगी सदस्य, और जिला पदाधिकारी मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी। ये जो कमेटी है वो अभी के लिए नहीं है। ये जो कमेटी, बहुत लोग भ्रम में थे कि इन्हीं के अंदर सब कुछ होगा ट्रांसफर की नीति, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद, इस ट्रांसफर के बाद जब अगली ट्रांसफर की बात कही जाएगी, उस स्थिति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो कमेटी है यही ट्रांसफर करे। जैसा कि 5 साल के बाद हो रही है नीति, ये ट्रांसफर होने के बाद जब भी ट्रांसफर करने की बात आएगी तो ये जो कमेटी है यही कमेटी ट्रांसफर का निर्णय लेगी कि किसको कहाँ ट्रांसफर करना है। अच्छा, ये तो हो गया जिला स्तर पर। अगर वही प्रमंडल स्तर पर करना होगा, एक प्रमंडल में करना होगा, तो प्रमंडल स्तर पर आप जिला को चेंज करते हैं तो उसमें कमेटी निम्न होगी, अर्थात प्रमंडल आयुक्त अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, और प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ये करेगी प्रमंडल के अंदर। और मान लीजिए प्रमंडल के बाहर आप करते हैं, जिला ट्रांसफर करना और प्रमंडल भी बाहर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य होंगे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी सदस्य होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो ट्रांसफर नीति लग रही है उनमें इनका रोल ऐसा कुछ नहीं है, इनका समेकित रोल है। लेकिन भविष्य में ये कमेटी ये भविष्य के लिए बनाई है कि भविष्य में अगर ट्रांसफर करने की बात आएगी तो उस स्थिति में इस बात का ध्यान रखा गया कि यही कमेटी जिला स्तर पर जो है डीएम साहब अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडल आयुक्त होंगे, और पूरे राज्य स्तर पर किसी को करना है तो वो सचिव शिक्षा विभाग के होंगे। जिले के भीतर स्थानांतरण समिति किसी भी विसंगति के मामलों को जिला स्थापना समिति का निपटारा किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जो कमेटी है स्थापना की कमेटी वो देखेगी और उसमें उसका निराकरण करेगी। अगर किसी मान लीजिए किसी वित्तीय अनियमितता लग गया या किसी पर आरोप लग गया या कोई शिक्षक पर किसी प्रकार का मतलब गड़बड़ी का आरोप लगता है, उस स्थिति में वहां पर विभागीय प्रमंडल आयुक्त या निदेशक द्वारा उस पर शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की गर्मी मन में शिक्षकों को विभागीय उस जिला से भी बाहर उसको वहां से विदा किया जा सकता है। ऐसा नीति है कि वहां से जिला स्तर से बाहर भी किया जाएगा अगर किसी पर कोई गड़बड़ पाया जाता है कोई शिक्षक। तो इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों से अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडल आयुक्त और विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टि को शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर कुछ गड़बड़ी पाए तो वो अपने असर से बाहर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जहां हैं उसी में आप रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अब जो डिप्रेशन की बात हो रही थी वो अब प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर कोई विशेष आदेश निकलता है, कोई विशेष 3 माह के लिए किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल के सॉफ्टवेयर के आधारित ऑटो जनरेट फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा, अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जब भी स्थानांतरण की बात हो या डिप्टेशन की बात होगी तो वो सॉफ्टवेयर से आधारित ऑटो जनरेट के माध्यम से करना होगा अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो, वरना उसकी मान्यता नहीं होगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। अगर डिप्टेशन की बात होगी तो वो केवल 3 महीना के लिए होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। तो अब डिप्टेशन की आवश्यकता जब भी पड़ेगी वो मात्र 3 महीने के लिए किसी को भी किया जा सकेगा। आगे देखते हैं हम लोग। विद्यालय वर्ग स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। सभी स्थानांतरण के आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए हैं उनको भी ऑनलाइन किया जाएगा। स्थानांतरण यानी जो भी आप आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको करना होगा। ऑफलाइन जो जमा किए हैं उनको भी ऑनलाइन करना ही होगा। दोस्तों स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है, इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। दोस्तों आप इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि इसमें क्या कहा जा रहा है और कैसे क्या प्रक्रिया होने वाली है। अगर इसमें आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका निदान करने की भरपूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि सबको भी समझ में आ जाए और दूसरे भी लाभान्वित हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों
जय हिंद दोस्तों।